जय श्री राम। मैं आज आपको आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा। प्रश्न ही पूछ लेता हूं पहले, लेकिन उससे पहले मैं जैसे ही रोज करता हूं, जो मुझे करना भी चाहिए, शकुंतला और दुष्यंत के महापराक्रमी, महाबलिष्ठ, महातेजस्वी सुपुत्र भरत के भारतवर्ष की जय, हिंदू राष्ट्र की जय। प्रश्न मेरा यह है कि मान लीजिए मैंने आपके घर में कब्जा किया है। ये बहुत तर्कसंगत प्रश्न है, इसको वाहियात नहीं समझे आप, क्योंकि इस पर आमूल चूल भारत का भविष्य निर्भर है। और आप ये भी सोचने पर विवश हो जाएंगे अगर ध्यान से प्रश्न सुनेंगे कि क्यों ये प्रश्न हमारे विचार में, मनोमस्तिष्क में नहीं कौंधा। जो अपने को वकील कहते हैं, तेजस्वी वकील कहते हैं, उनके दिमाग में कौंधना चाहिए था। भाई मैं तो साधारण आदमी हूँ, शायद आप भी साधारण आदमी हो, ठीक है ना। बहुत साधारण आदमी हूँ, साधारण पत्रकार हूँ, साधारण कवि हूँ, सब कुछ साधारण है मेरे साथ तो। लेकिन मेरे दिमाग में जब आ सकता है एक इतिहास के, एक सिविक्स के, पॉलिटी के, पॉलिटिकल साइंस के, फिजिक्स के, मैथ्स के और दो चार विषय के एक छात्र होने के नाते, बहुत पुराना छात्र हूं मैं इन विषयों का और रहूंगा जब तक जीवित रहूंगा। खास करके इतिहास का तो छात्र रहूंगा ही। हमारे देश में यही तो विडंबना है। आदमी इंजीनियर बन जाता है, आदमी नेता बन जाता है, आदमी अभिनेता बन जाता है, लेकिन इतिहास का उसे आता पता होता नहीं है। तो होता क्या है, वो ढंग से भारत माता के काम नहीं आ पाता है। जब आपको अपने जड़ों का ही ज्ञान नहीं होगा तो आप उस पौधे के, उस पेड़ के फलों में, पत्तियों में, शाखाओं में कोई अच्छा परिवर्तन कैसे ला पाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न मेरा यह है कि मान लीजिए मैंने आपके घर में कब्जा कर लिया और 2 साल मेरा कब्जा आपके घर में रहा। पुलिस आती है, 2 साल बाद कब्जा छुड़ा देती है, तो कब्जा मुक्त हो गया। अब आपका घर कब्जा मुक्त हो गया। आज तक 2 साल कब्जा किया था, 2 साल आपके घर पर मेरा शासन चलता रहा, मैंने आपके घर को इस्तेमाल किया। अब पुनः घर आपको मिल चुका है। अब बताइए आपका शासन चलेगा ना घर पे? या मैं ये कहूँगा वो जो किचन था ना, वो किचन पर मेरा फला 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 नियम लागू होगा, फला 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 कानून लागू होगा, फला फला कॉन्सेप्ट लागू होगा। और देखो वो जो दालान है ना, वो भी मेरा ही रहेगा। ठीक है, कब्जा तो मुक्त कर दूंगा मैं, या मैं पुलिस को ऐसा कहूँगा, लेकिन दालान मेरा रहेगा, किचन मेरा रहेगा, फला जगह मेरी रहेगी, फला जगह मेरी रहेगी, बाकी भाई तुम चलो मैं कब्जा मुक्त करता हूँ। ये कोई तरीका है क्या? अरे मकान का कब्जा मुक्त हुआ है तो पूरे मकान का कब्जा मुक्त होगा कि नहीं होगा? तो वैसे ही जब भारतवर्ष पहले सल्तनतों का दास रहा, फिर मुगलों का दास रहा, फिर अंग्रेजों का दास रहा, तो अंग्रेज जब यहाँ से जाते हैं, वो कैसे भी जाते हैं वो अलग विषय है, कितनी आज़ादी मिलती है वो अलग विषय है। पर चलिए, कथित आज़ादी, हमको स्वतंत्रता मिली, वो गए, ठीक है, उन्होंने शासन छोड़ दिया, मान लेते हैं। तो क्या भारतवर्ष पर वो जो मुगलों के, सल्तनतों के जो अत्याचार थे, जो कब्जे थे, वो स्वतः ही उसी क्षण बंधन मुक्त नहीं हो जाते? नहीं हो जाते? इस पर सोचिएगा। बड़े बड़े वकीलों को जरा भेजिए भाई, मेरी तो पहुंच है नहीं, मैं तो बहुत मामूली आदमी हूँ और मामूली आदमी बन के बड़ा प्रसन्न हूँ, ठीक है ना। और आप पूछें, आप लोगों में से शायद किसी की पहुंच हो, जरा पूछ, वकीलों को भेजिए जरा। इसी क्रम में मैं 2 वकीलों का जिक्र करना चाहूँगा, हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन। ये वकील ऐसे हैं कि कदाचित कभी मेरा आमना सामना होगा तो मैं इनके पैर छूऊंगा। जो राष्ट्रभक्त होगा, जो राष्ट्र के लिए मरेगा, जो राष्ट्र के लिए जिएगा, जो देश के लिए मरेगा, जो देश के लिए जिएगा, वही मेरी दृष्टि में संत है। कल भी मैं कह रहा था, मैं यूं ही नहीं बोलता किसी बात को, मैं वर्षों के चिंतन मनन के बाद कोई बात बोलता हूँ। अब आपको हजम हो या ना हो वो दूसरी बात हो सकती है, लेकिन मैं वर्षों के चिंतन मनन के फलस्वरूप ही कुछ अभी भी बोल रहा हूँ, वैसे ही नहीं बोल रहा हूँ। तो मैंने इन दोनों वकीलों के, पिता हरिशंकर जैन है, पुत्र विष्णु शंकर जैन है, अयोध्या का मामला रहा हो, काशी का मामला हो, ठीक है, या फिर धारा नगरी यानी मध्य प्रदेश में जो है धार नगरी का मामला रहा हो, ठीक है, भोजशाला का मामला रहा हो, या फिर किष्किंधा जहाँ श्री हनुमान जी, राम भक्त हनुमान जी, स्वयं भगवान हनुमान जी का जन्म माना जाता है। ये सब मामलों में वो इन्वॉल्व हैं और वो इन पूजा स्थलों को स्वतंत्र कराने में लगे हुए हैं। तो मैं मानता हूं कि जो मैंने प्रश्न उठाया बहुत जायज़ है। तो जब तब तो संविधान भी नहीं बना था। अरे भाई, संविधान तो 1947 में, आप कहते हैं आप स्वतंत्र हुए थे, राइट, आप स्वतंत्र हो गए 1947 में। तो संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगर मैं सही हूँ तो, सही नहीं हूँ तो सही कर देना आप लोग। तो
भाई 47 में एक ही झटके से जितने भी पूजा स्थलों पर सल्तनत काल के कब्जे थे, मुगलों के काल के कब्जे थे, वो स्वतंत्र हो जाने चाहिए थे ना स्वतः ही। जो मैंने मकान का उदाहरण दिया उसी तरह से। लेकिन हुए स्वतंत्र, हुए आजाद? नहीं। नेहरू और कथित बापू युग वो आज भी चल रहा है। आज भी जब हमारे पूज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मीटिंग लेते हैं या कोई बड़ा काम करते हैं अपने दफ्तर में, तो उनके पीछे वो सरकारी बापू विराजमान रहते हैं। तो बॉस, फिर नहीं होने वाला इस देश का कल्याण। इसके लिए पृथक मार्ग तय करना होगा, 100% स्वतंत्र मार्ग तय करना होगा, 100% दास्ता मुक्त सोच रखनी होगी। छोटे मोटे ठीक है कल पुर्जे ठीक कर देने से कुछ नहीं होगा। पूरी गाड़ी की ओवरहॉलिंग की आवश्यकता है, पूरे देश की शासन व्यवस्था की ओवरहॉलिंग की आवश्यकता है, पूरे संविधान की। बॉस, मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता। अब आप सोचेंगे मामूली आदमी है तो इसलिए कह रहा है कि मैं नहीं डरता। नहीं, मैं जब खास भी हो जाऊंगा कभी गलती से एक्सीडेंटली, तब भी नहीं डरूंगा। ठीक है ना? ये संविधान की ओवरहॉलिंग की जरूरत है। अब ओवरहॉलिंग का मतलब आप समझ गए ना। तो मैं एक कविता के माध्यम से अपनी बात रख रहा हूँ। ठीक है, तो आप कविता को सुनिए, छोटी सी कविता है। इसके बाद जो वीडियो चलेगा उसको आप अवश्य देखें। आपका ज्ञानवर्धन होगा, आपका तर्कवर्धन होगा, आपका राष्ट्र प्रेम वर्धन होगा, आपका देश प्रेम वर्धन होगा, आपका तथ्य वर्धन होगा, और आप और भी अधिक सुव्यवस्थित तरीके से राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में, समाज के बारे में सोच पाएंगे। देखिए, दड़बों में बट करके मेरा प्यारा गढ़वाल, उसका प्यारा कुमाऊं, उसका प्यारा जो है बिहार, फलां का प्यारा जो है झारखंड, फलां का, ये ऐसे काम नहीं चलेगा बॉस। अखिल राष्ट्रीय सोच से जब हम सोचेंगे ना, देखिए जब मैं, अच्छा एक बात बताइए, मैं कोई दवाई ले रहा हूँ तो पूरे शरीर के लिए लेता हूँ ना? बुखार की दवाई ले रहा हूँ तो मैं पूरे शरीर के लिए लेता हूँ या उंगली के लिए लेता हूँ? बताइए आप। मुझे डेंगू हो गया, यानी डेंगू जो भी कहते हैं आप, तो मैं पूरे शरीर के लिए दवा लूंगा या उंगली के लिए, नाखून के लिए, या मुंडी के लिए, या कान के लिए लूंगा? बताइए। या पूरे शरीर के वेलफेयर के लिए तो दवाई लूंगा ना। वही राष्ट्र और देश पर लागू होता है। जब तक हमारी सोच राष्ट्रीय और देशगत नहीं होगी, राष्ट्रीय गत नहीं होगी, तब तक हम जो है म्यारू प्यारू गढ़वाल, म्यारू प्यारू कुमाऊं, म्यारू प्यारू फला, म्यारू प्यारू ढिमकाना, उससे भैया बटे रह जाओगे, बटे रह जाओगे। समय निकला जा रहा है। 500 साल तो आपको जो है अयोध्या को छुड़ाने में लगे हैं। अब कितने हजार साल और चाहते हैं आप? तो इसलिए एक छोटी सी कविता आप सुनने का कष्ट करें, और उसके बाद जो वीडियो चलेगा वो आप अवश्य सुनें। काशी मथुरा भोजशाला, विधर्मी आक्रांताओं के कब्जे में जब तक, विधर्मी आक्रांताओं के कब्जे में जब तक देवालय संत्रास सहेंगे, संत्रास माने गहरा दुख, विधर्मी आक्रांताओं के कब्जे में जब तक देवालय संत्रास सहेंगे, इन देवी देवताओं के उपासक तब तक कैसे स्वयं को स्वतंत्र कहेंगे? जिनके देवी देवता ही बंधक हों, जिनके देवी देवता ही बंधक हों, क्या वे स्वयं को बंधन मुक्त कहेंगे? सदियों से हम श्रद्धालु बेचारे क्या घुट घुट कर यूं ही मरेंगे? कहते हैं मिली स्वतंत्रता हमको, कहते हैं मिली स्वतंत्रता हमको, किसी के हम दास नहीं। आराध्यों पर आक्रांताओं के कब्जे क्या दास्ता के प्रमाण नहीं? आराध्यों पर आक्रांताओं के कब्जे क्या दास्ता के प्रमाण नहीं? संविधान को हम कैसे स्वतंत्रता का संविधान कहते हैं? क्या संविधान ने हमारे देवी देवताओं को स्वतंत्र किया? क्या संविधान ने हमारे देवी देवताओं को स्वतंत्र किया? उल्टा इस परतंत्रता का सदा गुणगान किया। हमारे आराध्यों के पूजा स्थल आक्रांताओं के कारावास से मुक्त करो। 1947 के बाद थोपे गए नए नए बंधन एक एक कर अब ध्वस्त करो। सनातन धर्म की पीड़ा का अविलंब अंत करो। जब स्वतंत्र कहते हो भारत को, फिर पूजा स्थल क्यों परतंत्र रहें? हम सनातन संस्कृति वाले क्यों दास्ता के दंश सहें? क्यों सहें हम दास्ता के दंश? जैसे बिच्छू डंक मारता है, वही दास्ता के डंक भी होते हैं, जिसको दंश कहते हैं। फिर पूजा स्थल क्यों परतंत्र रहें? हम सनातन संस्कृति वाले क्यों दास्ता के दंश सहें? अंग्रेजों से ही नहीं, हम सल्तनतों की दास्ता से भी तो स्वतंत्र हुए।
पूर्ण स्वतंत्रता का हमें क्या अधिकार नहीं? पूर्ण स्वतंत्रता का क्या हमें अधिकार नहीं? संविधान के हृदय में क्या सनातन का कोई स्थान नहीं? नहीं है। इसे साधारण सी कविता, भाई मैं साधारण आदमी हूँ, साधारण कवि हूँ, साधारण पत्रकार हूँ, साधारण व्यक्ति हूँ, साधारण व्यक्तित्व हूँ, तो साधारण कविता भी होगी, लेकिन बात असाधारण है, बात असाधारण है। पूर्ण स्वतंत्रता का हमें क्या अधिकार नहीं? संविधान के हृदय में क्या सनातन का कोई स्थान नहीं? आगे, काशी मथुरा किष्किंधा भोजशाला, काशी मथुरा किष्किंधा भोजशाला, क्यों परतंत्रता के साये में रहें? क्यों स्वतंत्र भारत में ये तिरस्कार सहें? जब सन 47 में बदली थी सत्ता, जब सन 47 में बदली थी सत्ता, तब इन आराधना स्थलों को इनका मूल स्वरूप क्यों नहीं मिला? क्यों सनातनियों को पग पग पर धोखा ही मिला? कब तक संविधान में बुलंद रहेगा विधर्मियों का किला? कब तक संविधान में बुलंद रहेगा विधर्मियों का किला? क्या भारत के किसी पराक्रमी वकील के, क्या भारत के किसी पराक्रमी वकील के दिमाग में नहीं कौंधा यह सहज विचार? सुल्तान मुगल के बाद, सुल्तान और मुगलों के बाद, यानी कि सुल्तान मुगल के बाद रौंदा धरती माता को हमारी, करते रहे अंग्रेज घोर अत्याचार। उनके जाते ही क्या देवालय हमारे, उनके जाते ही क्या देवालय हमारे स्वतः नहीं हो जाने चाहिए थे? माफ कीजिए जरा गलत हो गया। उनके जाते ही क्या देवालय हमारे स्वतंत्र नहीं हो जाने चाहिए थे? स्वतः ही, उनके जाते ही क्या हमारे देवालय स्वतंत्र नहीं हो जाने चाहिए से थे? स्वतः ही स्वतंत्र नहीं हो जाने चाहिए थे, स्वतः ही। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट एट विच वी हैव टू स्ट्राइक। ये पॉइंट है। उनके जाते ही क्या देवालय हमारे स्वतंत्र नहीं हो जाने चाहिए थे, स्वतः ही। यही तो होता है किसी देश के स्वतंत्रता का सार, यही तो होता है किसी देश के स्वतंत्रता का सार। स्वतंत्रता का और क्या मतलब होता है भाई? मतलब मकान मैंने कब्जा छोड़ दिया उसका पुलिस के डर से, और किचन और दालान पर कब्जा बनाए रख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि दालान में फला मेरे पिता ने फला नियम लगाया था, वो तो मैं मुक्त नहीं करूँगा बॉस। तो फिर भी इसका मतलब आपने मेरे घर का कब्जा छोड़ा नहीं है। आंशिक कब्जा छोड़ना या आंशिक कब्जा न छोड़ना, ठीक है, कब्जा न छोड़ने के बराबर होता है। ये तो छोटी सी बात है ना, वही राष्ट्र पर, देश पर भी लागू होती है। लेकिन क्या किसी वकील ने, किसी जज ने, किसी पत्रकार ने मुझसे पहले, मुझ मामूली पत्रकार से पहले ये पॉइंट उठाया? हैज समबडी रेज्ड दिस वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट? सो फार सो, नॉट एट ऑल। और अगर किसी ने उठाया है तो बॉस वो भी मेरा पूजनीय हो जाएगा। मैं बड़ा साधारण आदमी हूँ, मैं अच्छे आदमियों का एकदम भक्त बन जाता हूँ। जिस तरह मैं श्री राम का भक्त हूँ, जो अच्छा देश के लिए सोचता है मैं उसका भक्त बन जाता हूँ। मैं सोचता हूँ इसके लिए प्राण न्यौछावर कर दूं मैं अपने। अब अंतिम स्टैंजा, अंतिम लाइनें हैं। इसी नासमझी ने किया हमारा बंटाधार, इसी नासमझी ने किया हमारा बंटाधार। जब आक्रांताओं का शासन हट गया, जब आक्रांताओं का शासन हट गया, तो देवताओं पर कब्जों को क्यों रखा बरकरार? हमारी मूर्खताओं से हुई सदा हमारी हार, हमारी मूर्खताओं से सदा हुई हमारी हार। कब तक सुलझाओगे, कब तक सुलझाएंगे हम अपने सर्प बंधन? कब तक सुलझाते रहेंगे अपने हम ये सर्प बंधन? अगले ही पल तैयार कर दी जाती है नई उलझन, अगले ही पल तैयार कर दी जाती है नई उलझन। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र। आप इसके बाद विष्णु शंकर जैन, जो पूज्य हरिशंकर जैन के सुपुत्र हैं, ये, और बहुत ही, ये अयोध्या केस भी इन्होंने लड़ा, ये भोजशाला का केस लड़ रहे हैं, ये किष्किंधा का केस लड़ रहे हैं। ये जब 1947 में हम आज़ाद हुए थे, सब कुछ आज़ाद होना था, वो नहीं हुआ। बहरहाल इनको फंदों धंधों में फंसा दिया गया है। बहरहाल ये युद्धरत हैं, ये पिता भी और पुत्र भी योद्धा हैं, बहुत बड़े वकील योद्धा इनको कहा जा रहा है। सही है, बहुत अच्छा है, परंतु वकील योद्धा से पहले मैं एक शब्द लगाना पसंद करूंगा अपने हिसाब से बॉस, संत वकील योद्धा। संत फिर मैं वही कहूंगा, संत वही
जो कमरे में बैठ के राम राम जपे, मंदिर के अंदर राम है, वो संत मेरी दृष्टि में नहीं है। संत वह है जो राष्ट्र को जगा रहा है, राष्ट्र को बचा रहा है, राष्ट्र को उठा रहा है। जय श्री राम। मंदिर रक्षा हेतु न्यायालय में चल रहा संघर्ष, काशी, मथुरा, किष्किंधा और भोजशाला, इस विषय पर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन जी हमें संबोधित करेंगे। वैसे तो उनके परिचय की आवश्यकता नहीं है, हम सभी उनसे परिचित हैं, फिर भी सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत विष्णु शंकर जैन जी प्रखर हिंदुत्ववादी अधिवक्ता योद्धा हैं, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के प्रवक्ता हैं। धर्म रक्षण के लिए आपने अनेक अभियोग लड़े हैं। ताजमहल हिंदुओं का तेजो महालय है, इस विषय पर न्यायालय में आपने अभियोग भी प्रविष्ट किया है। साथ ही श्री राम जन्मभूमि के लिए अपने पिताजी पूजनीय अधिवक्ता हरिशंकर जैन जी के साथ न्यायालयीन संघर्ष किया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, काशी में ज्ञानवापी एवं मध्य प्रदेश में भोजशाला मुक्ति संग्राम हेतु आप कार्यरत हैं। मैं विष्णु जी से विनती करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवाले के चरणों में मेरा नमन। यहाँ पे विराजमान संतगण, आप सबको मेरा प्रणाम। यहाँ पे भारी मात्रा में आए सारे हिंदूनिष्ठ, व्यासपीठ, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू जनजाति समिति से करीब विगत पिछले 12 वर्षों से मैं और मेरे पिताजी जुड़े हुए हैं और हर साल हम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय अधिवेशन में आते हैं। और बहुत मैं ऐसा मानूंगा कि ये 12 साल की जो जर्नी रही है, बहुत आध्यात्मिक जर्नी रही है। और इस संगठन से जुड़ने के बाद, यहाँ पे आने के बाद जो चीज़ों को करने का, देखने का दृष्टिकोण है वो बदला है। मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदू जनजाति समिति एक ऐसा संगठन है जिसने मुझे और मेरे पिताजी को ये बोध कराया कि जो हम ये काम कर रहे हैं, ये काम नहीं, ये हमारी साधना हो रही है। और धर्म संस्थापना के इस जो एक वट वृक्ष है, उसमें ये एक मार्ग है जिसकी वजह से हम लोग साधना कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें आध्यात्मिक लेवल पे और एक व्यवहारिक लेवल पे, बिहेवियरल लेवल पे सीखने को, समझने को हिंदू जनजाति समिति के मार्गदर्शन में, परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवाले के मार्गदर्शन में सीखने को, समझने को मिला। और यहाँ पे आना तो साल में एक बार होता है, पर यकीन मानिए कि पूरे साल जो भी हम लोग की यात्राएं रहती हैं देश में अलग अलग जगहों पे या कहीं पे भी, हर जगह बैक ऑफ द माइंड ये संगठन, ये अधिवेशन और यहाँ से जो मिलते हुए संस्कार हैं वो हमेशा हम लोगों को और मुझे और मेरे पिताजी को प्रेरित करते रहते हैं। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो लोग आज इस अधिवेशन में पहली बार आए हैं या जो पहले भी आए हैं, ये एक बहुत ही दिव्य काम हो रहा है और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सीखने की, समझने की ज़रूरत है। जो संस्कार यहाँ पे मिल रहे हैं, ये एक मॉडल है हम सारे हिंदूवादियों के लिए, जो ये बताता है कि एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कैसे फंक्शन कर सकती है और कैसे एक आध्यात्मिक लेवल पे अगर आप काम करते हैं तो बिना किसी डिफ़िकल्टी के आप उस काम को अचीव कर सकते हैं। अब आते हैं काशी के टॉपिक पे। हर साल मेरा ये एक प्रैक्टिस रही है कि जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं उसका एक रिपोर्ट कार्ड आके यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। तो पिछले साल जो डेवलपमेंट्स हुए थे काशी के केस में, वो आपके सामने रखे थे। और यहाँ से जाने के बाद उसी तरह से हम लोग काशी के केस में लगे रहे। मैं कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ यहाँ पे अपने विषय को रखने के लिए। और वो बैकग्राउंड ऐसा है कि आप सब जानते हैं कि ज्ञानव्यापी के केस में ज्ञानव्यापी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्वता है हिंदू समाज के लिए। मैं उन सारे चीज़ों में नहीं ले जाऊंगा आपको, क्योंकि एक समय की मर्यादा है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये फैक्ट हम सब लोगों को जानने की, समझने की ज़रूरत है कि विगत 30 सालों से ज्ञानव्यापी का केस सिर्फ इसी डिबेट में फंसाया गया कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है कि नहीं है, वक्फ एक्ट से बाधित है कि नहीं है। तो जब 2020 में हम लोगों ने मुकदमा फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, तो इस लीगल रिसर्च के बाद से मुकदमा फाइल किया था कि जैसे कि अभी यहाँ पे सर ने भी बताया कि हिंदू डेटी इज़ अ परपिचुअल माइनर,
और माइनर के द्वारा आप केस फाइल कर सकते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी राम मंदिर के केस में होल्ड की है। तो इस मुकदमे को कोर्ट में फाइल किया गया और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, सितंबर 2022 में जजमेंट आया जिसमें ये होल्ड किया गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वफ एक्ट से बाधित नहीं है। उसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया इलाहाबाद हाई कोर्ट गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी 31 मई को हम जीते और ये बात होल्ड हुई कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वफ एक्ट से बाधित नहीं है। इससे मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उसके बाद जो एडवोकेट कमीशन की वहाँ कार्रवाई हुई थी 6, 7 मई, 14, 15, 16 मई 2022 को वहाँ पे शिवलिंग बरामद हुआ था और ये एक सबसे बड़ा मैं कहूँगा टर्निंग पॉइंट था इस पूरे केस का, क्योंकि एक देवता वहाँ पे जो बराबर बात कही जाती थी कि देवता वहाँ पे विराजमान हैं, और जब सर्वे हुआ तो वहाँ पे जो शिवलिंग बरामद हुआ वो एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उस शिवलिंग को हमने उसी समय सील करवाया 16 मई 2022 को। वो सीलिंग का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटैक्ट रखा 11 नवंबर 2022 को। ये सारी चीज़ें चलती रहीं, पर जो सबसे क्लिंचिंग पॉइंट था वो शिवलिंग का मिलना था। और हम लोगों ने कोशिश, अपनी लीगल कोशिश ये की कि शिवलिंग की ASI जांच करवाई जाए। जब हमने सबसे पहले एप्लीकेशन दी कि शिवलिंग की ASI जांच हो, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो शिवलिंग हमें बरामद हुआ था ये इस तथाकथित मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर पे बरामद हुआ था, और हमारा ऐसा मानना है उस शिवलिंग को प्रथम दृष्टिया देखते हुए, और आप लोगों ने भी उसको यूट्यूब पर अलग अलग माध्यम से देखा होगा कि ये शिवलिंग बहुत नीचे तक जा रहा है। तो हमारा ये था कि शिवलिंग का पूरा स्वरूप जो है ये पता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ठीक जो नंदी भगवान आज वहाँ पे विराजमान हैं उनसे ठीक सामने ये शिवलिंग है। 83 फीट की दूरी है जो नापा गया है। 83 फीट की दूरी पे ठीक उसके सामने ये शिवलिंग विराजमान है, और इसकी जो पूरा स्वरूप है, मूल स्वरूप है, उसको जानने की बहुत ज़रूरत है। उसी समय एक वर्ग उठा जिसने, मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, जिसमें ये बोला गया कि अगर इस शिवलिंग की ASI जांच करी जाएगी तो ये शिवलिंग को क्षति पहुंच जाएगी। और हमारा जो ये मांग थी शिवलिंग की ASI जांच की, ये 14 अक्टूबर 2023 को ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने रिजेक्ट कर दी। इसके बाद हम इस मांग के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में काफ़ी डिटेल्ड हियरिंग हुई और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ASI से जवाब मांगा कि आप ये बताइए कि क्या ये शिवलिंग की जाँच आप इसको बिना क्षति पहुँचाए कर सकते हैं। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि ASI ने 54 पेजेस का एफिडेविट दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और ये कहा कि इस शिवलिंग की ASI की जांच, ASI के द्वारा इस शिवलिंग की जांच पॉसिबल है और इस जांच में शिवलिंग को क्षति नहीं पहुंचेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ASI की इस एफिडेविट के आधार पर आदेश पारित किया और ये कहा कि शिवलिंग की ASI जांच होनी चाहिए। 12 जुलाई 2023 का ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है। अब जो लोग ये कह रहे थे कि ये शिवलिंग नहीं फाउंटेन है, आप लोगों ने सुना होगा मीडिया में आके भारी मात्रा में कह रहे थे कि विष्णु शंकर जैन झूठ बोल रहे हैं, शिवलिंग नहीं है तो फाउंटेन है, तो उनको भी इस जांच में सहयोग करना चाहिए था और जांच में बताना चाहिए था कि ये शिवलिंग नहीं है, फाउंटेन है। पर आप जान के हैरान हो जाएंगे कि 12 मई 2023 का ऑर्डर था। इस आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस जांच को स्टे कर दिया जाए, और 19 मई 2023 को कोर्ट वेकेशंस के लिए बंद हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने जांच पे रोक लगा दी, स्टे कर दिया, और अभी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लंबित है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो ज्ञान व्यापी के केस में अभी बाकी है वो ये है कि शिवलिंग की ASI जांच होनी है। और जिन लोगों ने भ्रम फैलाया था ये शिवलिंग नहीं फाउंटेन है, मैं आपके माध्यम से, इस व्यासपीठ के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये शिवलिंग ही है, ये शिवलिंग है और ये शिवलिंग है। और इसकी जांच का आदेश दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और उसको गलत ढंग से सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोका है। तो हमारी अगली मांग ज्ञान व्यापी के केस में यही है कि उस शिवलिंग, जहाँ पे शिवलिंग बरामद हुआ है, उस वजू टैंक की, वहाँ पे उसकी ASI जांच होनी चाहिए कि पता लगे कि ये वजू कर कहाँ पे रहे थे और क्या उस शिवलिंग को खंडित किया गया है कि नहीं किया गया है, उसके ऊपर चक्री रखी गई है कि नहीं गई है। ये सारी बातें इसलिए बहुत ज़रूरी हैं कि लोग सवाल पूछते हैं कि भाई आप मंदिर को रेस्टोर करने के लिए क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल बना दीजिए, कॉलेज बना दीजिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने काशी का इतिहास समझा है, जाना है, हम सारे सनातनियों के लिए
वो हमारी मदर ऑफ सिविलाइजेशन है, वो हमारे मूल उत्पत्ति का केंद्र है। 12 ज्योतिर्लिंग में से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हैं, और उन 5 ज्योतिर्लिंग में जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है वो आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। और सनातन संस्कृति में जहां पे हमारे ईश्वर का मूल स्थान होता है, उस स्थान को आप कभी भी छोड़ नहीं सकते हैं। वहां पे अगर आप मंदिर तोड़ भी देते हैं, मूर्ति तोड़ भी देते हैं, तब भी देवता का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। देवता वहां पे अप्रत्यक्ष रूप में बराबर मौजूद रहते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आप 3 जो सबसे बड़े स्कॉलर हैं इस हिंदू शास्त्रिक नियम के, तो उसमें पीवी काणे साहब, बहुत कम लोग जानते होंगे शायद कि पीवी काणे साहब ने भारत रत्न से उनको नवाजा गया है। उन्होंने 7 वॉल्यूम में धर्मशास्त्र लिखा है। उन्होंने ये बात लिखी हुई है कि हिंदू देवता अप्रत्यक्ष रूप में मौजूद रहते हैं। गोपाल चंद्र शास्त्री हो गए, बीके मुखर्जी का हिंदू लॉ हो गया, इन तीनों बुक्स में स्पेसिफिक रूप से लिखा हुआ है कि मंदिर तोड़ने से देवता का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। देवता अगर एक बार कहीं विराजमान हो जाते हैं तो समय के अंत तक देवता वहां पे विराजमान रहते हैं। और अगर आप मंदिर या मूर्ति तोड़ दें तो देवता वहां पे अप्रत्यक्ष रूप में रहते हैं। नहीं तो कोई कारण नहीं था सोमनाथ मंदिर में, जब बार बार वहां पे सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया तो वहीं पे आपने स्थापित किया। कोई वहां पे क्यों नहीं पूछता ये बात कि सोमनाथ मंदिर जब तोड़ा गया तो उसको वहीं पे वापस रेस्टोर करने की क्या जरूरत थी? उसका मूल कारण यही है क्योंकि मंदिर का जो कॉन्सेप्ट है वो एक चर्च के कॉन्सेप्ट से, एक मॉस्क के कॉन्सेप्ट से बहुत अलग है। ये कोई जगह नहीं है सिर्फ पूजा करने की। मंदिर जो है जहां पे देवता की स्थापना होती है वो जगह अपने आप में दिव्यता से भर जाती है। इसलिए अगर आप देवता की मूर्ति तोड़ भी दे उसके बाद भी वहां पे देवता का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में एक उदाहरण दिया, मेरे जो सीनियर है मिस्टर पराशरन साहब, और उदाहरण में बताया एक मंदिर है तमिलनाडु में, चिदम्बरम मंदिर, जहां पे कोई मूर्ति नहीं है और वहां पे बिना मूर्ति के उस जगह पे पूजा होती है। हर 5 मिनट में पर्दा हटाया जाता है। वहां पे देवता की अप्रत्यक्ष रूप से, इनविजिबल डेटी की पूजा होती है। तो कॉन्सेप्ट यही है और इसीलिए इस कॉन्सेप्ट से हम लोग जितने केसेस है लड़ रहे हैं, चाहे वो ज्ञानव्यापी का हो, चाहे वो श्री कृष्ण जन्मभूमि का हो, चाहे वो भोजशाला का हो। तो ज्ञानव्यापी के केस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम जो अभी रह गया है वो ये है कि जहाँ पे शिवलिंग बरामद हुआ था उस जगह की ASI जांच होनी है। ये तो एक पहलू हुआ इस मामले का। इस मामले के 2 और डेवलपमेंट है जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, उसके बाद अपने आगे के इशू पे बढ़ूंगा। जब ज्ञानव्यापी के केस में ये अड़चन हमारे सामने आ गई कि सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की ASI जांच को रोक दिया, तो हमने ये सोचा कि शिवलिंग की जो एरिया है, जो वजू टैंक का एरिया है, इसको तो जांच रोक दी गई है, पर इन द मीन टाइम बाकी एरिया की जांच तो हो सकती है। और उसी दृष्टिकोण से हमने जुलाई के महीने में ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने दूसरी एप्लीकेशन दी और हमने कहा कि शिवलिंग के एरिया को, जो सील्ड एरिया कहा जाता है, उसको छोड़ के बाकी परिसर की ASI जांच कराई जाए। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने 21 जुलाई 2023 को हमारी मांग को मानते हुए, और जो मैं आपके सामने बात रख रहा हूं इसमें कोई मैं का भाव नहीं है, मैं ये बात आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि ये ज्ञानव्यापी का केस ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि अगर हमारा पूरा समाज एकत्र हो जाए, संगठित हो जाए, तो कोई भी चीज़ हम अचीव कर सकते हैं। हम सारे लोग जानते हैं कि हम लोग अपने लीगल सिस्टम को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, अलग अलग भाषाओं में क्रिटिसाइज करते हैं, पर जो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं ये उदाहरण है कि ASI जांच का ऑर्डर 15 दिन के अंदर 3 कोर्ट से हम जीते और ASI का डायरेक्शन हुआ। 21 जुलाई 2023 को डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने आदेश दिया कि वहां पे सील्ड एरिया को छोड़ के बाकी परिसर का ASI जांच होना चाहिए। इस आदेश के खिलाफ आप लोग को याद होगा 24 जुलाई मंडे का दिन था, ASI की जो स्पेशल टीम थी वहां पहुंच चुकी थी और संडे को मीटिंग करके सारे लोगों से सुबह 7 बजे से 24 जुलाई को ASI की जो कार्रवाई है वो चालू हो गई। एक बड़ा फिर से जिसे कहते हैं शॉकिंग चीज हुई कि वाराणसी से दिल्ली की दूरी है 800 किलोमीटर और वाराणसी से प्रयागराज की दूरी है 100 किलोमीटर। और अगर आप सब जानते हैं, यहाँ पे लॉयर्स भी मौजूद हैं, कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी निर्णय को आपको चैलेंज करना होता है तो आप उसको हायर कोर्ट में चैलेंज करते हैं, जो कि हाई कोर्ट में चैलेंज करना होता है। पर अंजुमन इंतजामिया का जो लीगल सिस्टम है वो डिफरेंट है। उन्होंने फिर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
और 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में बिना कोई कागज के, विदाउट इवन अ पिटिशन, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और कहा गया कि जो एएसआई है वो वहां पे फावड़ा लेके जा रही है और हमारे स्ट्रक्चर को तोड़ देगी, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ था कि स्ट्रक्चर को बिना डैमेज किए हुए ये जांच होगी। और एएसआई कभी भी जब जांच करती है तो एएसआई किसी स्ट्रक्चर को तोड़ती नहीं, एएसआई की जांच से हमेशा स्ट्रक्चर संरक्षित होता है। पर एक दूसरी थ्योरी दी गई कि एएसआई ये स्ट्रक्चर तोड़ने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के लिए स्टे लगाया और अंजुमन इंतजामिया को कहा कि 26 जुलाई 2023 से पहले 5 बजे से पहले आप अपनी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगाइए और इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा अर्जेंट बेसिस पे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अंजुमन इंतजामिया ने 25 तारीख को शाम को 4 बजे याचिका लगाई। 25 तारीख को शाम को 4 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने स्वयं इस मामले को सुनना शुरू किया। 25, 26 और 27 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की डिटेल्ड हियरिंग हुई और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा। 3 अगस्त को सुबह 10 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और ये होल्ड किया कि जो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी का ऑर्डर है ये सही है और वहाँ पे जो एएसआई का सर्वे है ये जारी रहना चाहिए और इस सर्वे में किसी प्रकार की कोई खुदाई नहीं होगी। खुदाई का जो एक डिगिंग का जो पार्ट था, एक्सकेवेशन का जो पार्ट था, उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई। इस आदेश के खिलाफ जो सुबह 10 बजे पारित किया गया था, अंजुमन इंतजामिया के लोग 2 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 2 बजे हम भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। 2 बजे से लेकर 3 अगस्त को रात के 10 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में दोनों लोग मौजूद रहे और उनकी डिमांड ये थी कि सुप्रीम कोर्ट आज ही इस मामले की अर्जेंट सुनवाई करे। तो देखा आपने ये वीडियो, लेकिन ये अधूरा है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बेहतर हो आप इस पूरे वीडियो को देखें ताकि आपको पूरा सिनेरियो, पूरा मानचित्र, पूरी परिस्थितियां समझ में आ जाएं। चूंकि ये फर्स्ट हैंड जानकारी आपको दे रहे हैं, ये खुद युद्धरत हैं, संग्रामरत हैं हमारे लिए, हमारे आपके लिए। क्योंकि ये जो हमारे धाम हैं जिनके लिए संघर्ष रखते हैं वो राष्ट्रीय एकता के भी प्रतीक हैं, सनातन की एकता के भी प्रतीक हैं, सनातन की जड़ें हैं वहाँ, सनातन संस्कृति की। इसलिए मेरा परामर्श है आप देखिए पूरा, वहाँ लिंक है, इसका फायदा उठा सकते हैं। बाकी अगर आपके पास समय हो तो जरूर देखें, बाकी जैसे आपकी इच्छा हो। धन्यवाद।